ओशो और आचार्य प्रशांत। जब भी आध्यात्मिक जगत की बात होती है, ये दो नाम अक्सर आमने सामने रखे जाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई एक ही मंजिल के दो रास्ते हैं, या फिर इनकी दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं। अपनी अपनी पीढ़ी की ये दो सबसे शक्तिशाली और हाँ, विवादास्पद आवाजें हैं। तो आज हम इनके विचारों के इसी टकराव और समानताओं की गहराई में उतरेंगे। तो आज हम करने क्या वाले हैं? हम इन दोनों की विचारधाराओं को परत दर परत खोल कर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये किस दौर के आवाज हैं और इनकी खोज क्या है। फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए सच का स्रोत क्या है, अपना अनुभव या हजारों साल पुराने शास्त्र। हम ये भी जानेंगे कि मुक्ति को लेकर इनके विचार कितने अलग हैं, और फिर इनके बताए रास्तों यानी ध्यान और विखंडन को समझेंगे। आखिर में एक सवाल होगा जो हर साधक के लिए जरूरी है। तो पहला पड़ाव है दो युग एक खोज। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, दोनों ही एक तरह के आंतरिक विद्रोही हैं। मतलब इनका निशाना समाज से ज्यादा हमारे मन के अंदर बैठे धोखे हैं। वो कंडीशनिंग है जो हमें बांध कर रखती है। लक्ष्य शायद एक ही है, पर जमाना बिल्कुल अलग। सोचिए, ओशो का समय कौन सा था? 70 और 80 का दशक। वो दौर था हिप्पी कल्चर का, एक तरह के सामाजिक विद्रोह का। तो ओशो की बातें उस पीढ़ी से सीधे जुड़ी। अब आइए आज के दौर में। आचार्य प्रशांत बात कर रहे हैं 21वीं सदी के डिजिटल शोर शराबे के बीच, जहां हमारा ध्यान हर सेकंड बटा हुआ है। तो जाहिर है, भले ही मंजिल एक हो, पर जब जमाना इतना बदल जाता है तो बात करने का तरीका और संदेश भी बदल ही जाता है। चलिए, अब आते हैं उस सवाल पर जहां इन दोनों की राहें एकदम जुदा हो जाती हैं। और वो सवाल है, सत्य का स्रोत क्या है? सच आखिर आता कहां से है? क्या वो हमारे अंदर से उपजता है या हजारों साल पुराने ग्रंथों में छिपा है? ये स्लाइड आप कह सकते हैं इनके बीच के सबसे बड़े वैचारिक टकराव को दिखाती है। एक तरफ ओशो हैं जो कहते हैं सच का सबसे बड़ा सबूत तुम्हारा अपना अनुभव है, ज्ञानी किसी किताब को नहीं, खुद को प्रमाण मानता है। और दूसरी तरफ है आचार्य प्रशांत, जिनका कहना है नहीं, सत्य का असली प्रमाण शास्त्र हैं, खासकर अद्वैत वेदांत और उपनिषद। ओशो का मशहूर सूत्र था, जो असल में बुद्ध का है, अपदीपो भव, मतलब अपना दिया खुद बनो। उनका पूरा जोर इसी बात पर था कि किसी गुरु या ग्रंथ के भरोसे मत बैठो। जो जानना है अपने भीतर डुबकी लगाकर जानो। अनुभव ही असली शास्त्र है। और अब देखिए इसका ठीक उल्टा। आचार्य प्रशांत के बारे में कहा जाता है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसका आधार वो खुद नहीं, बल्कि वेदांत और शास्त्र हैं। वो खुद को एक ऐसे टीचर की तरह देखते हैं जो सदियों पुराने ज्ञान को आज की भाषा में तर्क के साथ समझा रहा है। यहां अधिकार व्यक्ति नहीं, शास्त्र है। अब जब सच का स्रोत ही अलग अलग है, तो मंजिल का नजरिया कैसे एक हो सकता है? तो अगला बड़ा सवाल यही है, क्या मुक्ति, जिसे हम एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, सच में कोई पाने वाली चीज है, या ये भी मन का एक और बड़ा भ्रम है? ओशो की नजर से देखें तो हाँ, बिल्कुल, वो खुद को एक मुक्त पुरुष, एक एनलाइटेंड मास्टर कहते थे। उनके लिए आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन एक असली मंजिल थी, एक ऐसी अवस्था जिसे कोई भी साधक अपनी साधना से पा सकता था। लेकिन आचार्य प्रशांत इस पूरी धारणा पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं, मुक्ति जैसी कोई चीज ही नहीं है, इनलाइटनमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं है। उनके लिए मुक्ति पाने की इच्छा ही अहंकार का सबसे बड़ा खेल है। वो कहते हैं कि भविष्य की किसी काल्पनिक मंजिल के पीछे दौड़ने से अच्छा है अभी इसी पल अपने मन के झूठ को समझो। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि शुरुआती पॉइंट अलग है, मंजिल की परिभाषा अलग है, तो जाहिर है वहां तक पहुंचने का रास्ता, जो तरीका वो बताते हैं, वो भी एकदम अलग ही होगा। तो क्या है वो मार्ग, ध्यान या विखंडन? ओशो का मानना था कि आज का इंसान इतना बेचैन और तनाव में है कि वो सीधे बैठकर शांत नहीं हो सकता। तो उन्होंने बनाई एक्टिव मेडिटेशंस। इसका फंडा सिंपल था, पहले कैथार्सिस करो, यानी नाचो, कूदो, चिल्लाओ और अंदर का सारा गुबार निकाल दो। फिर जब सारी एनर्जी निकल गई तो उसी ऊर्जा को उत्सव में बदलो। और आखिर में जब शरीर और मन दोनों थककर शांत हो गए हैं, तब मौन में उतरना बहुत आसान हो जाता है। और आचार्य प्रशांत का तरीका, वो इससे 180 डिग्री अलग है। वहां शरीर का नहीं, बल्कि बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल है। उनका मेथड है डीकंस्ट्रक्शन, यानी विखंडन। कैसे? तीखे सवाल पूछकर, शास्त्रों के तर्क से अपनी मान्यताओं को काटकर। वो आपके हर भ्रम को सीधे सीधे उजागर करते हैं। यहां टूल कोई अनुभव नहीं, बल्कि एकदम साफ पैनी बौद्धिक स्पष्टता है।
मन से ही मन का इलाज। विचारों का ये फर्क सिर्फ उनकी शिक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, ये उनके काम करने के अंदाज में, उनकी पब्लिक पर्सनालिटी में भी साफ झलकता है। आखिर आधुनिक युग में एक गुरु की भूमिका क्या है और ये दोनों उसे कैसे निभाते हैं? ये टेबल इस अंतर को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, ओशो की पर्सनालिटी एक रहस्यमयी गुरु की थी, जबकि आचार्य प्रशांत खुद को एक आचार्य या टीचर कहते हैं। ओशो ने कम्यून बनाए, उनके अनुयायी थे। आचार्य प्रशांत का एक डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कर्मचारी हैं। और सबसे बड़ा फर्क, ओशो रहस्यमयी बातों जैसे आभामंडल, चक्र, पुनर्जन्म की बात करते थे, वहीं आचार्य प्रशांत ऐसी किसी भी बात को नहीं मानते। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। ओशो ने अपने चारों ओर एक मिस्टिकल शील्ड, एक रहस्यमयी कवच बना रखा था। पिछले जन्म की बातें, एनर्जी ट्रांसमिशन, इन पर आप तर्क से सवाल नहीं कर सकते। लेकिन आचार्य प्रशांत ऐसा कोई कवच नहीं पहनते। वो हर रहस्यवाद को नकारते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उनकी हर बात सिर्फ और सिर्फ तर्क की कसौटी पर कसी जा सकती है, और ये उन्हें आलोचना के लिए बहुत ज्यादा खुला छोड़ देता है। तो इन सभी मूलभूत अंतरों को समझने के बाद अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये वो सवाल है जो किसी भी साधक के लिए असल में मायने रखता है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि ये कोई कौन बेहतर है और कौन कम, इसकी लड़ाई नहीं है। ये दो अलग अलग युगों के लिए, दो अलग अलग तरह के लोगों के लिए दो बहुत ही अलग रास्ते हैं। दोनों ही हमें हमारे भ्रमों से आज़ाद होने की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर एक का नक्शा पूरब से जाता है तो दूसरे का पश्चिम से। और ये हमें इस चर्चा के अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल अब ओशो या आचार्य प्रशांत का नहीं है, सवाल साधक का है। सत्य की इस खोज में किसी के लिए सबसे बड़ा सहारा क्या है? अपना खुद का भीतरी अनुभव या सदियों का संचित ज्ञान और तर्क? इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं हो सकता।